Hello everyone, this is Maik Mahajan. Welcome to my channel. Today we are going to start our next topic, simplex method. So simplex method start करने से पहले आपको जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया था एलपीपी को, अगर वो आपको आएगा तभी आप सिम्प्लेक्स मेथड सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले आप उसको समझ लें। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने किया था, जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी को कन्वर्ट किया था हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सिम्प्लेक्स मेथड का क्वेश्चन लेते हैं। एक यूजिंग सिम्प्लेक्स मेथड मैक्सिमाइज, ये आपको दिया गया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये आपको कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कैसे कन्वर्ट करना सीखा था। फर्स्ट स्टेप रहता है हमारे पास, गिवन दैट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द एलपीपी इज मैक्सिमम टाइप। हमने यहाँ पे क्या लिखा कि फंक्शन मैक्सिमम टाइप है और हमें हमेशा क्या चाहिए होता है, फंक्शन मैक्सिमाइज टाइप में ही। अगर मैक्सिमाइज में ना हो तो हमें माइनस इसको मल्टीप्लाई करके मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करना होता है। सेकेंड स्टेप क्या रहता है, ऑल द आर एच एस ऑफ कॉन्स्टेंट्स आर पॉजिटिव। तो यहाँ पे सारे कॉन्स्टेंट्स देखो के राइट हैंड साइड अगर आप देखोगे सभी पॉजिटिव है, तो सेकंड भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड स्टेप रहता है ऑल द वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव। तो वेरिएबल जो हमें दिए गए हैं वो भी नॉन नेगेटिव है। नेक्स्ट स्टेप रहता है देन वी चेंज द गिवन प्रॉब्लम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल। ठीक है, तो क्या बोला था मैंने, उसके बाद हम क्या करते हैं, लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता है इसको कन्वर्ट कर देते हैं इक्वल टू के साइन में बाय यूजिंग स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता था तो हम माइनस करते थे सरप्लस वेरिएबल, अगर लेस देन का साइन होता है तो हम स्लैक वेरिएबल को प्लस करते हैं। तो ये अभी तक हमने पढ़ लिया है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा क्वेश्चन, तो मैक्सिमम जेड सेम वैसा ही रहेगा क्योंकि मैक्सिमम है फंक्शन तो मैक्सिमम ही रहा। उसके बाद सब्जेक्टेड टू, अब देखो फर्स्ट आपके पास है x1 प्लस x2, ये लेस देन है, इसको इक्वल टू में चेंज करना है हमने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्लैक वेरिएबल को ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉन्स्टेंट्स आपके पास है 5x1 प्लस 2x2, 5x1 प्लस 2x2, इसको भी इक्वल टू में चेंज करना है तो ये इक्वल टू 10 हो जाएगा और यहाँ पे हमें एक और स्लैक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। थर्ड इक्वेशन आपके पास है 3x1 प्लस 8x2 इक्वल टू उसको 12 बनाना है, तो इसमें भी एक स्लैक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, वेयर जो x1 x2 s1 s2 और s3 ये सारे क्या हैं, 0 से ग्रेटर है। और ये हमेशा जो नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स हमारे पास ये सेटिस्फाई होने चाहिए। उसके बाद मैक्सिमाइज जेड में क्योंकि x1 x2 दो ही वेरिएबल है और हमने और वेरिएबल भी ऐड किए हुए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0s1 0s2 0s3, क्योंकि यहाँ पर s1 s2 s3 नहीं थे तो इनकी जो मैंने कॉस्ट यानी कि जो कॉफिशिएंट मैंने वो 0 लिख लिए ताकि इक्वेशन में कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यहाँ तक हमने समझ लिया था। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, देन वी फाइंड इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन बाय यूजिंग सिम्प्लेक्स मेथड। तो अभी तक आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सबसे पहले कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, देन हम इसमें सिम्प्लेक्स मेथड यूज़ करेंगे। तो आपको ये टेबल समझ में आना चाहिए। आप पहले ये टेबल बनाना है, इसमें हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे लिखा है बेसिक वेरिएबल, यहाँ पे x1 x2 यहाँ पे आपकी जो वेरिएबल्स होंगे वो आपको लिखने हैं। अगर यहाँ पे x3 होता तो x3 का कॉलम भी बनता। ठीक है, सबसे पहले हम इस कॉलम को भरेंगे। यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे वो वेरिएबल वो वैल्यूज़ आती है जो इन वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट्स होते हैं। देखो x1 का कॉफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। यहाँ पे x2 का कॉफिशिएंट 1 हुआ, s1 का कॉफिशिएंट भी 1 है और s2 s3 इसमें नहीं है तो हम इसको 0 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप रहेगा x1 का कॉफिशिएंट यहाँ पर 5 है, देन 2 और s2 है यहाँ पर, तो s2 का कॉफिशिएंट 1 हुआ, s1 s3 यहाँ पे नहीं है तो वो 0 0 हो जाएंगे। थर्ड में देखो x1 का कॉफिशिएंट 3, x2 का 8, s3 यहाँ पर है तो 0 0 1। नेक्स्ट आपके पास है xv, तो xv यहाँ पे क्या होता है, ये जो कॉन्स्टेंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं ये होते हैं xv। तो यहाँ पे 2 10 एंड 12। लास्ट कॉलम बचा हमारे पास सी बी वाला, तो ये क्या होता है, कॉस्ट होती है हमारे पास। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसके जो कॉफिशिएंट्स होते हैं या कॉस्ट होती है उसको लिखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो S1 की कॉस्ट कितनी है 0,
S2 यहाँ पे 0 है और S3 भी 0 है। और जब भी हम इनिशियल टेबल बनाएंगे तो हमेशा ही यहाँ पे वैल्यू 0 0 0 ही रहती है। फिर यहाँ पर भी हमें इसके कोफिशिएंट लिखने हैं जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दिए होते हैं। तो x1 का यहाँ पर 5, देन 3 0 0 एंड 0। तो यहाँ पे हमने टेबल कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका ZJ माइनस CJ फाइंड आउट करना है। तो ZJ माइनस CJ का फॉर्मूला होता है CB XJ माइनस CJ से यहाँ पे समीशन का साइन लगा सकते हैं, समीशन CB XJ माइनस CJ। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले मैं J की जगह पुट करूँगा यहाँ पर 1। तो J की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा Z1 माइनस C1 और ये हो जाएगा समीशन CB X1 माइनस C1। देखो क्या मतलब हुआ इसका, समीशन CB X1 मतलब हम क्या करेंगे, CB और X1 को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे। देखो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 3 0, इनको प्लस कर दिया और माइनस इसका C1 मतलब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे CJ का जो था वो 5 है। और आपको ये याद रखना है जब इनिशियल टेबल आता है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो जब 0 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये वाला CB X1 जो या CB X2 होगा ये तो हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है। सिमिलरली आपके पास अब यहाँ पे वैल्यू आ गई -5। वैसे अगर आप यहाँ पर J की वैल्यू 2 पुट करोगे तो यहाँ बन जाएगा Z2 माइनस C2 और वो बन जाएगा समीशन CB X2 माइनस C2। तो यहाँ पे देखो वैसे ही सेम करेंगे। अब X2 कॉलम को मल्टीप्लाई करना है CB से, 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 0 इंटू 8 0। तो देखो फिर से ये पूरा पोर्शन 0 बन गया, माइनस C2 तो ये इसका C2 हो गया 3 और यहाँ पे -3 आ गई वैल्यू। ठीक है ना। ये आपके पास CJ का कॉलम जो है उसमें माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे देखो तुम 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 बन जाएगा और -0 करोगे तो ये तो 0 ही रहा। सेम यहाँ पे आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये तो 0 ही रहा, -0, सेम यहाँ पर भी 0 आ गया। ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपको ये जो वैल्यूज़ होती है या तो आपको ये सारी पॉजिटिव बनानी होती है या तो सारी ही 0 बननी होती है। जब तक ये पॉजिटिव या जब तक ये 0 नहीं आती है तब तक हम स्टेप बाय स्टेप टेबल बनाते रहेंगे। ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा एंटरिंग वेरिएबल क्या होता है वो फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे मोस्ट नेगेटिव जो वैल्यू होती है वो देखते हैं। तो इसमें मोस्ट नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, -5। तो यहाँ पे आप एडो बना दोगे। ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप रहता है द वेरिएबल विच हैव लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू इज नोन एज एंटरिंग वेरिएबल। तो एंटरिंग वेरिएबल क्या हुए, जो लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी उसको एंटरिंग वेरिएबल बोलेंगे और जो कॉलम हमारे पास बनेगा इस तरह से वो बनेगा हमारे पास एंटरिंग कॉलम हमारे पास। ठीक है। जब हमने एंटरिंग वेरिएबल यहाँ पे ढूंढ लिया देन फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे मिनिमम रेशियो, जिसका फॉर्मूला आपके पास होता है XV अपॉन एंटरिंग वेरिएबल। तो नेक्स्ट कॉलम रहेगा मिनिमम रेशियो का। जब हमारे पास ये फाइंड आउट होगा तब मिनिमम रेशियो निकालेंगे। तो देखो क्या होगा, XB अपॉन एंटरिंग वेरिएबल मतलब ये जो कॉलम होगा ये वाला, इसको आपको क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है। ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है ये जो कॉलम आपके पास होगी इसमें जो वैल्यूज़ हमारे पास होगी वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। अगर वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से लेस देन है तो आप उसको मिनिमम रेशियो फाइंड आउट नहीं करोगे। तो यहाँ पे देखो ये XB का कॉलम हुआ और एंटरिंग वेरिएबल का कॉलम ये है। तो 2/1 2, 10/5 2 एंड 12/3 यहाँ बन गया। ठीक है। सो नेक्स्ट इज एंड वी ओनली कंसिडर दैट द मिनिमम रेशियो विच इज़ पॉजिटिव। हम उसी को कंसिडर करेंगे जो पॉजिटिव होगी। एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द मिनिमम रेशियो गिव द लिविंग वेरिएबल। तो जो मिनिमम रेशियो में मिनिमम वैल्यू जो आएगी उसको बोलेंगे हम लिविंग वेरिएबल। तो देखो क्या बोलेंगे हम, द वेरिएबल हुज हैव लीस्ट वैल्यू इन द मिनिमम रेशियो कॉलम इज नोन एज लिविंग वेरिएबल एंड वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वो क्या होना चाहिए, लिविंग वेरिएबल क्या होता है, जो मिनिमम रेशियो कॉलम में लिस्ट वैल्यू जो होगी लेकिन वो 0 से बड़ी होगी वो लिविंग वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे दो वैल्यू दोनों ही 2 और 2 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि 12/3 तो 4 पॉइंट समथिंग होगा। तो आपको क्या करना है, जब दो वैल्यू सेम आ रही है तो आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पिक कर सकते हैं। तो मैंने ये वाली वैल्यू ले ली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है।
और आप इस साइड को एरो बना दोगे। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये जो कॉलम है ये एंटरिंग कॉलम हुआ और ये लीविंग कॉलम हुआ। तो लीविंग और एंटरिंग का मतलब क्या हुआ, अब नेक्स्ट जो टेबल बनेगा उसमें ये x1 एंटरिंग वेरिएबल है, मतलब जो s1 होगा इस s1 की जगह क्या हो जाएगा, x1 आ जाएगा। ठीक है, इसने क्या कर दिया, इस वेरिएबल ने इसको लीव कर दिया। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को यहाँ लिख देंगे। साथ ही साथ क्या होता है आपको ये भी देखना है, यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं s1 s2 s3 उसकी जो आप कॉलम देखोगे उसकी मैट्रिक्स आप देखोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो नेक्स्ट जो यहाँ पे आएंगे वेरिएबल्स उनके आप देखोगे तो उसकी भी हमारे पास इस तरह से मैट्रिक्स बननी चाहिए। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो एंटरिंग लीविंग वेरिएबल है उसके हॉरिजॉन्टली जाओ और एंटरिंग वेरिएबल के वर्टिकली जाओ, जहाँ पे दोनों मिलेंगे उसको बोला जाता है की एलिमेंट। तो वो क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट द एंटरिंग एंड वेरिएबल लिविंग वेरिएबल इज नोन एज की एलिमेंट। तो एंटरिंग और लिविंग वेरिएबल का जो इंटरसेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम की एलिमेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास जो की एलिमेंट है वो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, लेकिन नेक्स्ट टेबल में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है जो की एलिमेंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो उसको 1 बनाना पड़ता, और जो इसके साथ एलिमेंट्स होते हैं वो सारे ही 0 बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे 1 0 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, की एलिमेंट को 1 बनाओ, बाकी जो उसके साथ एलिमेंट्स है वो 0 0 बनाने हैं हमने। तो नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, सेम वैसा ही रहेगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर मेक की एलिमेंट 1 दैट इज वो हम बनाएंगे। यहाँ पर उससे पहले आप लिख सकते हैं, यहाँ पर जो एंटरिंग वेरिएबल हमारे पास है वो लिख लेंगे, एंटरिंग वेरिएबल इज इक्वल टू एंटरिंग वेरिएबल यहाँ पे x1 आया है हमारा, और जो लीविंग वेरिएबल हमारे पास आया है वो है s1। ठीक है, और जो की एलिमेंट हमारे पास आया वो हमारे पास यहाँ पे 1 आया। लेकिन यहाँ पे की एलिमेंट को 1 बनाना होता है तो ये पहले से ही 1 है तो हमारे लिए अच्छा है। सो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, फर्स्ट आइट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर x1 की कॉस्ट सेम रहेगी 5, यहाँ 3 0 0 0। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स है बेसिक वेरिएबल वो चेंज हो चुके हैं। एंटरिंग वेरिएबल यहाँ पे x1 बन चुका है और यहाँ पे s2 यहाँ पे s3। ठीक है, x1 यहाँ पे s1 यहाँ पे हट के यहाँ पे x1 आ जाएगा क्योंकि एंटरिंग वेरिएबल ये बन गया है। देन x1 की कॉस्ट देखोगे आप तो x1 की कॉस्ट यहाँ पर 5 थी और s2 की कॉस्ट यहाँ पे क्या है 0 और s3 की 0। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉस्ट भी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे s1 s2 s3 की 0 थी, लेकिन यहाँ पे x1 की 5 है। उसके बाद हमने क्या बोला कि हमें मेक की एलिमेंट 1, तो की एलिमेंट को हमें 1 बनाना था क्योंकि ये पहले से 1 है तो इस रो को हम वैसे ही लिख देंगे। तो xb की वैल्यू यहाँ पर 2 थी, 1 1 1, s1 यहाँ पे 1 आ गया, s2 यहाँ पे 0 है और s3 यहाँ पर 0 है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, s2 देखेंगे। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो देखो हम 0 कैसे बनाएंगे, हमें यहाँ पे ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। देखो अगर ये 0 बनाना है, अगर मैं इसको इससे माइनस कर, देखो 5 माइनस 1 इंटू 5, मतलब इस रो से मैं माइनस करूँ इसको 5, पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर इस 5 से माइनस कर दूँ तो ये 0 बन जाएगा। देखो कैसे, हमें पे ऑपरेशन लगाएंगे क्या, क्योंकि हमें R2 को चेंज करना है तो R2 लिखेंगे पहले और R1 के साथ ही ऑपरेशन लगेगा, हमेशा आपको ये बनेगा ऐसा ही। फिर R3 लिखोगे आप और R3 के साथ ऑपरेशन लगेगा R1 का, ये हमेशा सेम रहेगा। आपको ऑपरेशन R2 R3 पे लगाना है, यहाँ पे R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 रहेगा। अब देखो आपको क्या बनाना है, यहाँ पर आपको बनाना है यहाँ पर 0। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो पहले से R2 में पहले से 5 है, तो अगर मैं इसको 5 से माइनस कर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा 5 5 माइनस 5 0। ठीक है, तो मैंने ऑपरेशन लगाया R2 माइनस 5 R1। फिर R3 को भी मेरे को 0 बनाना है, यहाँ पर इस कॉलम को इसको भी 0 बनाना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस 3 से माइनस करूँगा मैं और इस 3 से इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ फिर 3 से माइनस करूँ, तो मतलब R3 माइनस 3R1 अगर हम कॉलम बनाते हैं, हम ऑपरेशन लगाते हैं तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। ठीक है, आपको ऑपरेशन यहाँ पे लगाने आने चाहिए।
तो देखो यहाँ पे तो क्या बन गया, जो हमारे पास था 1 0 एंड 0। तो अगर आपको डायरेक्ट ऑपरेशन लगाना नहीं आ रहा है तो हम देखो कैसे करेंगे। यहाँ मैंने R2 लिख दिया। R2 के एलिमेंट्स कहाँ से लिखे मैंने, यहाँ से देखो क्या थे R2 के एलिमेंट्स आपके पास, यहाँ पर ये रो 2 है। सो 10 5 2 0 1 0, तो वो एलिमेंट्स मैं यहाँ पे लिख दिए। अब R1 की लिखने तो R1 की यहाँ पे है 2 1 1 1 0 0, लेकिन हमने क्या ऑपरेशन लगाया R2 - 5 R1, तो हम यहाँ पे R1 ना लिखे, हम क्या करेंगे 5 से R1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो तो क्या बनेगा एलिमेंट हमारे पास, ये मैंने R1 के एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे देखो R1 के एलिमेंट्स 2 1 1 1 0 0, तो यहाँ से देखो ये था R1 के एलिमेंट्स, तो 5 2 ज़ा यहाँ बन जाएगा 10, देन यहाँ पर 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, देन 5 1 ज़ा 5 एंड 0 0। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं और इसको क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे, देखो 10 - 10 0, 5 - 5 0, यहाँ पे -3 बन गया, -5 1 एंड 0। ठीक है, तो ये इजी तरीका है। आप इसको क्या करोगे, आप वैल्यूज़ को पुट कर दोगे। तो R2 पे हमने ऑपरेशन लगाया था ये वाला, तो R2 के जो एलिमेंट्स बने वो यहाँ पे क्या बन गए, देखो पहले आया 0, उसके बाद बना यहाँ पर फिर 0 बन गया, फिर -3 बन गया, फिर -5 1 एंड 0। अब हमने क्या किया है, R3 पे ऑपरेशन लगाया हुआ है, R3 - 3 R1। सेम हम वैसे ही करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे R3 के एलिमेंट्स। तो R3 के एलिमेंट्स यहाँ से लिखते हैं। तो R3 के एलिमेंट्स क्या थे हमारे पास, 12 3 8 12 3 8 0 0 1, तो वो लिख दिए। और क्या करना है हमने, यहाँ पर हमने करना है 3 R1, तो 3 से R1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये R1 लिखा था हमने 2 1 1 1 0 0, तो मल्टीप्लाई कर देखो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 0 0। ठीक है, और इसको हमने कर देना है माइनस, क्योंकि हमने ऑपरेशन ये लगाया था। देखो 12 - 6 3 - 3 0, 8 - 3 5 -3 0 एंड 1। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आई अभी वो क्या बनी, यहाँ पर 6 0 5 6 0 5 -3 0 एंड 1। तो देखो हमारे पास टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या फाइंड आउट करते थे हम, ZJ - CJ फाइंड आउट करते थे। तो वो फाइंड आउट करेंगे, तो ZJ - CJ की जो वैल्यू हमारे पास है वो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, सेम वही होगा, CB XJ - CJ। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, J की वैल्यू 1 पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा Z1 - C1 इक्वल टू, देखो CB × XJ होता है, तो यहाँ पे CB X1 - C1 हो जाएगा। देखो X1 से मल्टीप्लाई करेंगे CB को, तो 5 × 5 आप करोगे 5 × 5, और फिर प्लस 0 × 0 प्लस 0 × 0, 0 × 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारे पास CB X1 - C1। तो देखो ये कर दिया हमने इसको मल्टीप्लाई, और -C1 ये CJ का कॉलम है, तो CJ के कॉलम से माइनस कर देंगे, 5 - 5 हो गया 0 यहाँ पर। तो ये जो वैल्यू आपके पास आई वो 0 आ गई। नेक्स्ट निकालेंगे हम यहाँ पर इसकी वैल्यू, सॉरी यहाँ पे वैल्यू 0 इस कॉलम में लिखेंगे हम। नेक्स्ट निकालेंगे यहाँ पर, तो Z2 निकालेंगे, तो वो कैसे निकलेगा यहाँ पर, CB X2 - C2। ठीक है, हम J की वैल्यू अभी यहाँ पे 2 पुट करेंगे फॉर्मूला में, तो देखो क्या हो जाएगा, CB यहाँ पे CB है, CB × X2, ये 5 × 1 5, 0 × समथिंग 0 बन जाएगा, 0 × समथिंग 0। ठीक है, और माइनस क्या होता है, माइनस ये कॉलम -C2 होगा, तो 5 - 3 हो गया 2। नेक्स्ट यहाँ पे आ गई 2 वैल्यू। अब सिमिलरली हम ये वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। देखो वैसे यहाँ पे इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 5 × 1 5, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, तो 5 × 5 5 हो गया, 5 - 0 हो गया 5। ठीक है, अब आपको ये आ जाना चाहिए। फिर 5 × 0 0, 0 × 1 0, 0 × 1 0, 0 - 0 भी 0 हो गया। सेम यहाँ पर 5 × 0 समथिंग 0 हो गया, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, -0 0 हो गया। ठीक है, ये कॉलम भी निकल गया। अब हम क्या करते थे, हम यहाँ देखते थे मोस्ट नेगेटिव। देखो हमारा काम क्या होता था, सारी वैल्यू को क्या करना, पॉजिटिव या 0 बनाना। तो क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव और 0 बन गई है,
तो मिनिमम रेशियो हम फाइंड आउट नहीं करेंगे और यहीं पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम एज Cj is either 0 or positive under all columns, the above table gives the optimal basic feasible सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि हम वैल्यूज या तो जीरो या तो पॉजिटिव आ गई तो इसमें हमारे पास फीजिबल सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन में आपको बोला था कि वैल्यू को मैक्सिमम करवाओ, तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x1 x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हेयर x1 की वैल्यू देखो, ये जो x1 के साथ जो x भी कॉलम होता है, जो वैल्यू यहाँ पे होती है वो वैल्यू होती है यहाँ पर। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 2, और यहाँ पे क्योंकि x2 आपके पास वेरिएबल नहीं है तो x2 की वैल्यू आएगी 0। ठीक है ना, क्वेश्चन जो मेन हमारे पास था उसमें क्या आती है, x1 x2 ही हमारे पास वेरिएबल थे, तो x1 की वैल्यू की 2 आ गई और x2 की वैल्यू 0 आ गई। हमें मैक्सिमाइज करना था फंक्शन को, तो मैक्सिमाइज z क्वेश्चन था 5x1 + 3x2, ये क्वेश्चन था, वापस को मैक्सिमाइज करवाना था। तो आपको x1 की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पर और x2 की वैल्यू, और हमारे पास क्या आ गया z। तो मतलब z मैक्सिमम किस पे होगा, मैक्सिमम z = 10। तो ये हुआ सिंपलेक्स मेथड, और इस तरीके से हम निकालेंगे फंक्शन की मैक्सिमाइज वैल्यू और उसके वेरिएबल्स की वैल्यू। यहीं पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।